गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, वेलकम टू एमबाइब। तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एनडीए केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं किसी भी मटेरियल के लिए, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं किसी भी मटेरियल के लिए, और फिर हम देखेंगे फिजिकल चेंज क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, और इनके हम एप्लीकेशन मतलब इनके हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। फिजिकल चेंज के बहुत सारे एग्जाम्पल और केमिकल चेंज के बहुत सारे एग्जाम्पल। आपके एनडीए एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज ये आपके सिलेबस में, एनडीए के सिलेबस में अलग से दे रखा है हाईलाइट करके, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर कवर करें। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बाद ही हम फिर केमिकल रिएक्शंस एंड देयर टाइप पढ़ते हैं, वहां से भी आपके एनडीए एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्लास को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम हमारे एमबाइब प्लेटफॉर्म के बारे में जान लें। एमबाइब लेंस, सबसे पहले एमबाइब लेंस एप्लीकेशन को आप लोग गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे, आप किसी अदर बुक से आप स्टडी कर रहे होंगे और आपको अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो आप हमारे एमबाइब लेंस एप्लीकेशन की हेल्प से उसको स्कैन कर लेंगे। इस तरीके से ये जो आपको यहाँ पर पेज दिख रहा है, इस पेज को आप पढ़ रहे होंगे किसी बुक से, आपने इसको स्कैन कर लिया। जैसे ही स्कैन कर लिया तो जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड है वो सब हाईलाइट हो जाएंगे और वो सब आपको यहाँ बॉटम में दिखेंगे। इसका मतलब है कि इन सभी हाईलाइटेड वर्ड को आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इससे रिलेटेड 2D 3D इमेजेस ओपन हो जाएंगे, इससे रिलेटेड वीडियोस ओपन हो जाएंगे, जिनकी हेल्प से आप इन वर्ड के बारे में डिटेल में जान पाएंगे। इसका मतलब है कि आप जैसे इन सभी वर्ड को अच्छे से समझ लेंगे, मतलब आपका पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है विजुलाइज हो जाएगा, कंप्लीट टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, है ना। तो क्रिस्टल क्लियर करने के लिए सभी टॉपिक को एमबाइब लेंस एप्लीकेशन का यूज कीजिए। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं आज के लेक्चर की, जिसमें हम फिजिकल और केमिकल चेंज देखेंगे। जैसा कि हमने बताया, ये सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। आप सभी एमबाइब लेंस और एमबाइब एप्लीकेशन को ज़्यादा शेयर करें, जितने भी अदर आपके जानने वाले स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वेरियस एग्जाम्स की, ठीक है। क्योंकि हमारे एमबाइब प्लेटफॉर्म पर हर एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करवाई जा रही है और हमारे एमबाइब प्लेटफॉर्म पर बहुत ही गजब का कंटेंट अवेलेबल है, बिल्कुल 3D 2D इमेजेस के साथ, जिससे आप पूरे कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करके आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर पीडीएफ्स की बात करें तो एमबाइब अचीव डिफेंस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो डाउट रिजोल्यूशन व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहां पर आपकी डाउट सॉल्व हो जाती है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अपने एमबाइब प्लेटफॉर्म के जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। जैसे आप अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि वीडियोस अगर आपको मिल जाएं आपके कंटेंट से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड, तो आप इजीली अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आपके लिए 70,000 प्लस वीडियो लेसन अवेलेबल है, 2,000 प्लस बुक्स अवेलेबल हैं, डाउट रिजोल्यूशन का ऑप्शन है, 60 प्लस लाइव क्लासेस आपकी चल रही हैं, पेरेंट एप्लीकेशन भी है जिससे आपके पेरेंट आपकी परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं प्रॉपर। अचीव जर्नी का जो मॉड्यूल है ना, ये जो अचीव जर्नी का फीचर है, इसमें क्या है कि आप जब अपने टारगेट को सेट कर लेंगे उसको अचीव करने के लिए, तो उस टारगेट को अचीव करवाने में हमारा एमबाइब एप्लीकेशन पूरी स्टेप बाय स्टेप हेल्प करेगा। और अगर आपने मान लीजिए कोई सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, उसकी थ्योरी और कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आपके लिए सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस अवेलेबल है एमबाइब प्लेटफॉर्म पर। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया तो उसके लिए भी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस अवेलेबल है। अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट कवर कर लिया तो कॉन्सेप्ट वाइज प्रैक्टिस अवेलेबल है। मतलब 1.5 मिलियन से ज्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल हैं आपके लिए, 50,000 प्लस टेस्ट अवेलेबल हैं, 400 प्लस एग्जाम को कवर करते हुए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 2D 3D इमेजेस की हेल्प से हम आपको कोबो में यूज करके इसको पढ़ाते हैं, जिससे आपका कोई भी कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। सिकंदर बैच की जो टाइमिंग है इसको आप लोग नोट कर लें। सिकंदर बैच जो आपकी क्लासेस चल रही हैं, इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा आपकी हर सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, इनको आप अटेंड करें, एक भी क्लास ना छोड़ें। अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका टाइम टेबल आप नोट कर लें यूट्यूब का, और ये एप्लीकेशन का टाइम टेबल है, इसको भी आप लोग नोट कर लें, ठीक है। ओके गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज की। तो फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं, वो हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर
कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन फिजिकल चेंज है और कौन केमिकल चेंज है। गाइस यहां पर आपको यहां मोमबत्ती दिख रही है, ठीक है। जब हम मोमबत्ती को जलाएंगे तो मोमबत्ती यानी जो कैंडल है उसके अंदर एक धागा होता है, वो जलेगा, उसके जलने की वजह से ये पिघलेगी, मेल्ट होगी। तो इसमें कौन सा चेंज होता है, फिजिकल चेंज होता है या फिर केमिकल चेंज होता है? तो आप हमेशा आंसर देना अगर आपसे पूछा जाए मेल्टिंग ऑफ कैंडल, मेल्टिंग ऑफ कैंडल यानी मोमबत्ती का पिघलना, वो फिजिकल चेंज है। वो क्या है? फिजिकल चेंज है। अगर आपसे कह दे मोमबत्ती का जलना, बर्निंग ऑफ कैंडल, तो वो आपका फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज है। कैसे फिजिकल चेंज है, कैसे केमिकल चेंज है, वो हम आने वाली स्लाइड्स में आपको समझाने वाले हैं। यहां पर हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास कैंडल है, ठीक है। अब इस कैंडल में एक धागा है जो जल रहा है। अगर ये जल रही है, मोमबत्ती जल रही है और उसने बोल दिया कि बर्निंग ऑफ कैंडल, तो इसका मतलब ये मोमबत्ती जलेगी। और किसी भी चीज का जलना वो हमेशा केमिकल चेंज होता है, क्योंकि ये यहाँ पर जो वायर है ये जब जलेगा, धागा जलेगा, तो ये राख में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किसी दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। उस राख से आप दोबारा धागे को नहीं बना सकते। लेकिन ये जो पिघल रही है ये मोम है, ये क्या है? मोम है ना, वैक्स है ये। जब ये पिघलेगी, मोम पिघलेगी, तो ये पिघल कर मान लो यहां पर इकट्ठी हो गई, इस तरीके से यहां पर इकट्ठी हो गई। इसको दोबारा से पिघला के हम दोबारा से इसको कैंडल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मेल्टिंग दे रखा है, मेल्टिंग ऑफ कैंडल, तो वो फिजिकल चेंज है, ठीक है। डिटेल में हम आने वाली स्लाइड में समझेंगे। ओके, अब यहां पर हमारे पास ये मान लीजिए आइस क्यूब है, ये आइस क्यूब है, आपने इसको गर्म करना स्टार्ट किया, तो ये वाटर अभी आइस के फॉर्म में है, मतलब वाटर अभी सॉलिड के फॉर्म में है। वाटर अभी किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में है। जैसे ही आपने इसको गर्म करना स्टार्ट किया तो ये पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। जब ये आइस मेल्ट हो जाएगी, ये बन जाएगा लिक्विड फॉर्म में वाटर। किसमें? लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो यहां पर फेज ट्रांजिशन हुआ है, यानी स्टेट में ट्रांजिशन हुआ है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हुआ है। तो जब हम इसको देखेंगे तो ये आपका फिजिकल चेंज होता है, यानी मेल्टिंग ऑफ आइस इज द फिजिकल चेंज। कैसे? वो हम अभी आने वाले स्लाइड में देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले आप देखते जाओ, विजुलाइज करते जाओ, इन सभी एग्जांपल्स को आप विजुलाइज करते जाइए। यहां पर आइस क्यूब से, यहां पर क्या है? आइस क्यूब है। आइस क्यूब को जैसे हम गर्म करना स्टार्ट करेंगे, जैसे हम आइस क्यूब को गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो ये सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब यहां स्टेट में ट्रांजिशन हुआ है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में ट्रांजिशन हुआ है, ठीक है। क्लियर? ओके, तो ये क्या था? फिजिकल चेंज था। चलिए अब शुरुआत करने से पहले एक और यहां पर देख लेंगे। हमारे पास हम यहां पर चाइना डिश में यहां रखने वाले हैं अमोनियम क्लोराइड को। अब देखो, जो अमोनियम क्लोराइड है, इसको हम नौसादर भी कहते हैं। अमोनियम क्लोराइड एक्चुअल में सॉलिड से डायरेक्ट जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये पिघलता नहीं है, ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है। अमोनियम क्लोराइड को जब आप गर्म करोगे तो ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड से डायरेक्ट इसका गैस में ट्रांजिशन हो जाता है। इसीलिए इसको हम सब्लिमेबल पदार्थ कहते हैं, सब्लिमेबल सब्सटेंस कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। जब कोई मटेरियल डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड है, हम जब इसको गर्म करेंगे चाइना डिश में रख के, और हमने इस पर उल्टा एक कीप रख दी, हमने इस पर एक इन्वर्टेड फनल रख दी, ठीक है, और इसको कॉटन प्लग से हमने बंद कर दिया। तो जब ये गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा, अब ये बाहर तो निकल नहीं पाएगा, तो यहां पे इनकी वॉल से टकराकर ये यहीं पे जमा हो जाएगा, सॉलिडिफाइड हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड वेपर में कन्वर्ट हुआ पहले और फिर यहीं पे सॉलिड के फॉर्म में जम जाएगा। अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड हो गया। मतलब ये भी फिजिकल चेंज है, ये भी क्या है? फिजिकल चेंज है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को समझने से पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं किसी भी मटेरियल के लिए, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं किसी भी मटेरियल के लिए। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड
विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ मैटर। मतलब हमने कहा कि हमारे पास ये कोई मैटर है, अब ये मैटर किस सब्सटेंस से मिलकर बना है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये जो मैटर है किस पदार्थ से मिलकर बना है, ये जो पदार्थ है या फिर आप ये कह लो ये जो पदार्थ है ये कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें इसके कॉन्स्टिट्यूएंट से मतलब नहीं है, हमें इसके कंपोजिशन से मतलब नहीं है। मतलब इसका जो कंपोजिशन है वो ना चेंज हो, इसकी लेंथ में चेंज हो जाए, इसके कलर में चेंज हो जाए, इसकी स्टेट में चेंज हो जाए, इसकी शेप एंड साइज में चेंज हो जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं, जिसको हम तौल सकते हैं, है ना, बिना किसी कंपोजिशन को चेंज करते हुए। यानी भौतिक गुणों को पदार्थ की संरचना को बदले बिना देखा या मापा जा सकता है। मतलब हमें पदार्थ की संरचना चेंज नहीं करनी है, पदार्थ के कंपोजिशन को चेंज नहीं करना है, हम उसको विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन हम उसको मेजर कर लें, हम उसको ऑब्जर्व कर लें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम यूज करते हैं किसके लिए? ताकि हम किसी मैटर को, किसी सब्सटेंस को ऑब्जर्व कर सकें और हम किसी मैटर को डिस्क्राइब कर सकें। भौतिक गुणों का उपयोग पदार्थ के निरीक्षण और वर्णन के लिए किया जाता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा कि आखिर में वो कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले हम मास की बात करते हैं, है ना। अगर हम किसी सब्सटेंस, ये मान लीजिए हमारे पास कोई सब्सटेंस है, इसका मास हमने मान लिया mkg, तो मास क्या रिप्रेजेंट करता है? उस सब्सटेंस के जो अमाउंट ऑफ मैटर है उसको रिप्रेजेंट करता है मास, जिसकी यूनिट होती है किलोग्राम। ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमें पता है हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम किसी भी मटेरियल के मास को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में सेकंड आ जाता है वॉल्यूम। यानी अगर हमारे पास कोई कंटेनर है या फिर हमारे पास कोई सब्सटेंस है, कोई मटेरियल है, हम उसके वॉल्यूम को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम उसके वॉल्यूम को भी मेजर कर सकते हैं। तो वॉल्यूम भी क्या होगी? फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। इसके बाद हम बात कर ले, मान लीजिए हमारे पास ये कोई रॉड है, ये कोई मटेरियल है, कोई रॉड है, हम इसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं, हम इसकी लेंथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम इसकी साइज को मेजर कर सकते हैं, हम इसके साइज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। लेंथ को इसके ऑब्जर्व और मेजर कर सकते हैं, तो इसकी जो लेंथ है, इसकी जो शेप है, इसकी जो साइज है, ये भी क्या हो जाएगी? फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसके अलावा ये जो मटेरियल है ये सॉलिड फॉर्म में है या फिर ये जो मटेरियल है लिक्विड फॉर्म में है या फिर जो मटेरियल है गैस फॉर्म में है। मतलब ये सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या फिर गैसियस स्टेट में है, तो इसको हम बोलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो किसी भी मटेरियल की जो स्टेट्स होती हैं, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और गैसियस फॉर्म, वो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि हम उनकी स्टेट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम उनकी स्टेट्स को मेजर कर सकते हैं। मतलब आपने आइस ली 1 kg, 1 किलो आपने बर्फ ली, आप उसको पिघला दीजिए, लिक्विड में कन्वर्ट कर दीजिए, तो भी तो आप उसको मेजर कर लोगे, लीटर में मेजर कर लोगे। फिर आप उसको गैस में कन्वर्ट कर लो, उसको भी आप लीटर में मेजर कर लोगे, ठीक है। तो हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें, सॉलिड, लिक्विड फॉर्म, गैस के फॉर्म में अगर कोई मटेरियल है, उसको भी हम, उनकी जो स्टेट्स हैं वो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। या फिर हम अपीयरेंस, टेक्सचर की बात करें कि किस तरीके का कोई मटेरियल दिख रहा है, तो वो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। कलर की बात करें, किसी मटेरियल का कलर कैसा है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओडर, उसकी गंध, यानी किसी मटेरियल की गंध कैसी है। मेल्टिंग पॉइंट, हर एक मटेरियल का अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे हमारे पास कोई सॉलिड है, उसका अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर वो जो मटेरियल है वो पिघलना स्टार्ट कर दे, मेल्ट होना स्टार्ट कर दे। जैसे हम बात करें आइस की, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पिघलने लग जाती है, मेल्ट होने लग जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें किसी दूसरे सॉलिड की, जैसे हम एक मेटल ले लेते हैं, टंगस्टन। टंगस्टन मेटल की जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई होती है मेटल्स में, 3422 डिग्री सेल्सियस। 3422 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन मेटल का। इसका मतलब है जो टंगस्टन मेटल है, जिसको हम इलेक्ट्रिक बल्ब में एज ए फिलामेंट यूज करते हैं,
वो 3400 केल्विन टेम्परेचर या फिर कह दो 3422 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पिघलना स्टार्ट होता है, इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट आपको समझ आ गया, यानी हर सॉलिड का अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट होगा कि वो कितने टेम्परेचर पर पिघलना स्टार्ट होगा। ओके, इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड का। लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब कोई लिक्विड कितने टेम्परेचर पर बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। अगर कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, उबलना स्टार्ट हो जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर बन के गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो लिक्विड यानी वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, या फिर हम ये कह सकते हैं वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, तो उस टेम्परेचर को, उस लिक्विड का हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को हम मेजर कर सकते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है, मटेरियल की। इसके अलावा डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, यानी कोई मटेरियल की डेंसिटी कितनी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। किसी मटेरियल की सॉल्युबिलिटी कितनी है, मतलब वो कितनी इजिली वाटर में या किसी अदर मटेरियल में घुल जाता है। ठीक है, तो ये जितने भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, इसके अलावा और भी होती हैं, जैसे यहाँ पर सॉलिडिटी होती है, यानी सॉलिड कितना, कोई रिजिडिटी यानी कितना कोई मटेरियल कठोर है। इसके अलावा मैलिएबिलिटी, कोई मटेरियल कितना मैलिएबल है, मतलब मैलिएबिलिटी किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिस मटेरियल पर किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है, अगर हम किसी मटेरियल को पीटना स्टार्ट कर दें तो वो पतली पतली शीट में कन्वर्ट हो जाए। तो मैलिएबल जो सब्सटेंस होते हैं वो ज्यादातर मेटल होते हैं। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा मेटल को हम पतली पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर डक्टाइल, डक्टिलिटी का मतलब है कि हम मेटल को खींच देते हैं, वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वायर में अगर वो मैटर जो इजिली वायर में कन्वर्ट हो जाए खींचकर, उन्हें हम डक्टाइल बोल देते हैं। तो ये जितनी भी हमने आपको बताई, इसी तरीके से एक और है, जैसे हम बात करें यहाँ पे हार्डनेस हो गई, आपकी कंडक्टिविटी हो गई। कंडक्टिविटी, चालकता। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि किसी मटेरियल में कितनी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जा रही है। अगर किसी मटेरियल में आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जा रही है तो इसका मतलब है उस मटेरियल की कंडक्टिविटी अच्छी है। अगर किसी मटेरियल में आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है तो इसका मतलब उस मटेरियल की कंडक्टिविटी लो है। ठीक है, तो ये जो कंडक्टिविटी है, ये जितने भी प्रॉपर्टीज यहां पर लिखी हुई हैं, जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं फिजिकल चेंज की। तो गाइस, फिजिकल प्रॉपर्टीज में किसी में भी अगर चेंज आ जाए, फिजिकल प्रॉपर्टीज में किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ जाए तो उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है, तो फिजिकल चेंज यहां पर हम देखने वाले हैं, नोट करें। ए चेंज इन फिजिकल, यहां पर लिखेंगे ए चेंज इन एनी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ए चेंज इन, ये यहां से हटा देंगे गाइस, एक सेकेंड। ए चेंज इन एनी ऑफ दीज फिजिकल प्रॉपर्टी, इनमें से जितनी भी हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी है, उनमें से किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ जाए तो हम कह देते हैं कि ये फिजिकल चेंज हुआ है। ठीक है, इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल चेंज जब भी होता है तो उसमें कभी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, सब्सटेंस मटेरियल वही रहता है, उसकी बस शेप चेंज हो जाती है, या फिर उसकी साइज चेंज हो जाती है, या फिर उसका कलर चेंज हो जाता है, या फिर उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, या फिर उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। ठीक है, लेकिन मटेरियल वही रहता है, सब्सटेंस वही रहता है फिजिकल चेंज में। फिजिकल चेंज कैन बी टू टाइप्स, फिजिकल चेंज दो टाइप के हो सकते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल फिजिकल चेंज और इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लें। रिवर्सिबल फिजिकल चेंज वो है कि अगर किसी चीज में चेंज आ गया, फिजिकल चेंज, किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ गया किसी मटेरियल में, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक रबड़ ली है ना, रबड़ को हमने खींचा, तो जब हम रबड़ को खींचेंगे तो उसकी लेंथ में क्या आ गया, चेंज आ गया, उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, तो ये फिजिकल चेंज हुआ। लेकिन जैसे हम उसको छोड़ देंगे तो वो रबड़ अपनी जगह पे वापस आ जाएगी, तो ये रिवर्सिबल चेंज है। क्या है, रिवर्सिबल, मतलब हमने किसी रबड़ को खींच दिया,
हमने किसी रबड़ को खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, तो उसकी लेंथ बढ़ गई, और जैसे हम छोड़ देंगे तो वो रबड़ अपनी जगह पे वापस आ जाएगी, ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, ओरिजिनल साइज में आ जाएगी। तो ये होता है रिवर्सिबल फिजिकल चेंज। और इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज में जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहां पर कह दिया कि हमारे पास लकड़ी है और लकड़ी को हमने काट दिया, लकड़ी को काट दिया, तो वो अपने आप, वो लकड़ी अपने आप उतनी साइज की नहीं हो पाएगी जितनी साइज की वो थी, ठीक है, तो इसे हम इरिवर्सिबल बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इस क्वेश्चन के साथ देखते हैं पहले इस क्वेश्चन को। यहां पर देखेंगे, आइडेंटिफाई वेदर द रबर बैंड इज अंडरगोइंग ए रिवर्सिबल फिजिकल चेंज और इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज। जब हम रबर बैंड को खींच रहे हैं, तो ये देखो रबर बैंड को हमने खींचा, तो जैसे ही खींचोगे तो इसकी लेंथ में क्या आ गया, इंक्रीमेंट, इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, लेंथ इंक्रीज हो गई। जैसे ही हम फोर्स हटा देंगे तो इसकी लेंथ अपनी जगह पे वापस आ जाएगी, अपनी जगह पे वापस आ जाएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल फिजिकल चेंज बोलेंगे गाइस, इसको बोल देंगे कि ये रिवर्सिबल फिजिकल चेंज है। क्लियर? तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा ए ऑप्शन। क्या मिल जाएगा, ए ऑप्शन। वेरी गुड। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की, जिन्हें हम बोलते हैं रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, रासायनिक गुण। अब यहां पर देखो, केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन इट्स वैलेंसी, इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं किसी भी मटेरियल के लिए, वो मटेरियल या फिर हम किसी एलिमेंट की अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो वो उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करते हैं। किस पे, एटॉमिक नंबर पे। या सिंपली आप याद रख सकते हैं, बैलेंसी को हम एटॉमिक नंबर से ही निकालते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे पास नाइट्रोजन है, मान लीजिए, ठीक है, नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है। इसको जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल शेल में इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब नाइट्रोजन अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना चाहेगा, मतलब ऑक्टेट को पूरा करना चाहेगा। तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, इसको 3 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, गेन करने पड़ेंगे। जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे, 3, तो इस पर 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो यही इसकी वैलेंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वैलेंसी। यानी आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वही वैलेंसी होगी, किसी एलिमेंट के एटम के आउटर मोस्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वही वैलेंसी होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, अगर यहां पे देखो, किसी एलिमेंट के जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसके आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 है तो वही वैलेंसी भी कहलाती है। अगर 3 से ज्यादा है, मतलब 4 भी हैं तो भी वही वैलेंसी होगी। लेकिन 5 अगर हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 5 है तो हम 8 में से 5 माइनस कर दें तो हमें मिलेगा 3, तो 3 वैलेंसी होगी इसकी। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो 8 में से 6 माइनस कर दो, 2 बचेगा, 2 वैलेंसी हो जाएगी। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, 7 है, तो 8 में से 7 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, यानी 1 वैलेंसी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से वैलेंसी आपको समझ आ गई कि एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ही हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है। ओके, वापस आते हैं। तो जो वैलेंसी होती है और जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है किसी भी मटेरियल का, और जो रिएक्टिविटी होती है कि कोई मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल से किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, कोई मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल से किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो ये जो रिएक्टिविटी है, इन सभी को हम मिलाएंगे तो ये सब आपकी क्या कहलाती है, केमिकल प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा और भी है, फ्लेमेबिलिटी। फ्लेमेबिलिटी यानी कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ज्वलनशील है ना, कोई ऑब्जेक्ट कितना ज्वलनशील है। जैसे फॉर एग्जांपल हम पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल बहुत हाईली फ्लेमेबल होता है, उसको जरा सी आग दिखाए बहुत तेजी से आग लग जाएगी, बहुत तेजी से आग लग जाएगी, ठीक है। कंबंशन किसी भी चीज का जलना, कंबंशन किसी भी चीज का दहन होना, किसी भी चीज का जलना। तो ये जो फ्लेमेबिलिटी है, ये जो कंबंशन है, ये सब क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है किसी मटेरियल की। रिएक्टिविटी हमने आपको बता दी,
केमिकल प्रॉपर्टी है रस्टिंग, यानी रस्टिंग का मतलब होता है आयरन पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। तो जो लोहे पर जंग लगती है ना उसको भी हम केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। कोरोडिंग, यानी किसी दूसरे मटेरियल का कोरोड होना, किसी दूसरे मटेरियल का कोरोड होना, गल जाना, खराब हो जाना। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास कॉपर के कोई मटेरियल होते हैं या फिर सिल्वर के कोई मटेरियल होते हैं, वो धीरे धीरे कोरोड हो जाते हैं, गल जाते हैं। तो ये भी आपकी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी है। एसिडिटी, एसिडिटी का मतलब होता है अम्लता, यानी किसी मटेरियल में कितना ज्यादा एसिड है, तो वो भी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी है। एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज्ड, यानी कोई मटेरियल कितनी आसानी से ऑक्सीजन को ऐड कर लेता है। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि कोई मटेरियल कितनी आसानी से ऑक्सीजन को ऐड कर ले, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहां पर याद रखना एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज्ड, एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, यानी ऑक्सीकरण की क्षमता भी आपकी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा टॉक्सिसिटी हो गया, विषाक्तता। तो ये जितनी भी आपको यहां पर प्रॉपर्टीज दिख रही हैं ये सब आपकी केमिकल यानी किसी मटेरियल की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं केमिकल चेंज की। तो ए चेंज इन एनी केमिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड केमिकल चेंज। सबसे पहले आप सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं कि आप किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी में अगर कोई चेंज आता है तो उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ जाए तो उसको हम गाइस क्या कह देते हैं, केमिकल चेंज कह देते हैं, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकेंड, ऑलवेज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल चेंज। जब भी केमिकल चेंज होता है हमेशा नया सब्सटेंस बनता है। जब भी केमिकल चेंज होगा हमेशा गाइस नया सब्सटेंस बनेगा और ये रिवर्सिबल नहीं होता है। केमिकल चेंज कभी भी रिवर्सिबल नहीं होता है। अब इन तीनों पॉइंट का मतलब समझते हैं। जैसे हमने यहां पर कहा कि मान लीजिए हमारे पास ये वुड है, लकड़ी, ये मान लीजिए हमारे पास लकड़ी है, वुड, ठीक है, लकड़ी है, इसको हमने जला दिया, इसको हमने बर्न कर दिया, इसका हमने कंबंशन कर दिया, इसका हमने दहन कर दिया, जला दिया इसको। जब ये जल जाएगी तो क्या बचेगी, ऐश बचेगी, ठीक है, यानी राख बचेगी। क्या हम उस राख को दोबारा से लकड़ी में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी मेथड से? राख को दोबारा हम लकड़ी में, वुड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये इरिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल नहीं है। तो जो केमिकल चेंज है वो रिवर्सिबल नहीं होता है। और जो सेकंड पॉइंट है, ऑलवेज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, तो यहां पर जो लकड़ी थी ना ये एक अलग सब्सटेंस थी, एक अलग पदार्थ था। ये जो लकड़ी आपको दिख रही है ये एक अलग सब्सटेंस है, लकड़ी एक अलग पदार्थ है। जब ये जल गई, राख में कन्वर्ट हो गई, तो ये एक न्यू सब्सटेंस है। ये क्या है, न्यू सब्सटेंस है। क्लियर हुआ? अगर ये न्यू सब्सटेंस है तो ये ओरिजिनल पुराने वाले सब्सटेंस में कैसे कन्वर्ट हो सकता है? अपने आप नहीं हो सकता है, या किसी मेथड से। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको केमिकल चेंज। तो किसी भी चीज का जलना, किसी भी चीज का जो कंबंशन है वो हमेशा याद रखना केमिकल चेंज होता है। अब एक पॉइंट और याद रखेंगे, जैसे हमने कहा हमारे पास लोहा है, आयरन, आयरन को हम Fe से दिखाते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। और हम सबको पता है कि जब हम आयरन को नमी में रख दें, नमी का मतलब है एयर के संपर्क में और वाटर के संपर्क में, यानी पानी के संपर्क में और हवा के संपर्क में, मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में, ठीक है। तो जो आयरन होता है ना ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में और वाटर के कांटेक्ट में, दोनों के कांटेक्ट में आना चाहिए। अगर ये दोनों कांटेक्ट में आ गया तो ये रस्टिंग हो जाती है इस पर, मतलब आयरन पर लग जाती है जंग। आयरन पर क्या लग जाती है, जंग, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 और कुछ होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल। ये जो रस्ट है ना ये एक न्यू सब्सटेंस होता है, ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर का एक न्यू सब्सटेंस। आपने देखा होगा लोहे पर जब जंग लगती है ब्राउन कलर का हो जाता है। लोहे पर जब जंग लगती है तो गाइस वो ब्राउन कलर का हो जाता है, आपने देखा होगा। और ज्यादा जंग लगती जाएगी तो जो लोहा होगा वो गल जाएगा, कोरोड हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। अब इनमें से अगर हमें लोहे को जंग से बचाना है तो हम उस पर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, क्रोमियम की कोटिंग कर देते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं, तो वो लोहे में फिर जंग नहीं लगती है। या फिर हम लोहे पे वार्निश कर देते हैं। वार्निश करने से क्या मकसद होता है कि लोहे पर वार्निश कर दी
तो उसका मकसद ये होता है कि वो हवा के संपर्क में नहीं आएगा। यानी कि अगर लोहे को आप इन दोनों में से किसी एक के कांटेक्ट में आने से बचा लो, किसी एक के, मतलब लोहा अगर सिंपल एयर के, हवा के संपर्क में है, लोहा यानी आयरन अगर ऑक्सीजन के ओनली कांटेक्ट में है तो उस पर जंग नहीं लगती, उस पर रस्टिंग नहीं होती है, याद रखना। या फिर लोहे को आप पानी के अंदर डाले रहो, लोहे को आप पानी के अंदर डाले रहो लेकिन उसमें ऑक्सीजन मत जाने दो, हवा मत जाने दो, तो भी उसमें जंग नहीं लगती है। लोहे में जंग तब लगती है जब वो दोनों के कांटेक्ट में हो, हवा के भी कांटेक्ट में हो जहां से उसे ऑक्सीजन मिलेगी ऑक्सीडाइज्ड होने के लिए, और वाटर के कांटेक्ट में हो, तब हमेशा लोहे पर क्या लगती है, जंग लगती है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए हम उस पर पेंट कर देते हैं, पेंट कर दिया तो वो पानी के कांटेक्ट में से भी बच जाएगा और हवा के एयर के कांटेक्ट से भी बच जाएगा, मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट से भी बच जाएगा, क्योंकि एयर में क्या होती है 21% ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो अलग अलग मेथड होते हैं लोहे को जंग से बचाने के लिए। तो ये एक्चुअल में क्या है, केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज केमिकल चेंज, क्योंकि वहां पर नया सब्सटेंस बन रहा है ब्राउन कलर का। ठीक है, ओके, आगे बात कर लेते हैं। केमिकल चेंज में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। याद रखना कि जरूरी नहीं एक ही सब्सटेंस फॉर्म हो, केमिकल चेंज में एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस बन सकते हैं। ठीक है, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस बन सकते हैं केमिकल चेंज में। और जब भी केमिकल चेंज होता है तो हम उसको केमिकल रिएक्शन से दिखाते हैं। जब भी केमिकल चेंज होता है हम उसको केमिकल रिएक्शन से दिखाते हैं। तो एक्चुअल में हमने ये क्या लिखी थी, केमिकल रिएक्शन ही तो लिखी है। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है विद सिंबल्स। ठीक है, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन से दिखाते हैं। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि केमिकल चेंज इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, देयर इज ए चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस, और ये इरिवर्सिबल होता है नेचर में। हमने आपको बता दिया सब्सटेंस की किसी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है। जब भी केमिकल चेंज होता है तो सब्सटेंस के किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है और ये इरिवर्सिबल होता है, मतलब रिवर्सिबल नहीं होता है। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं आगे कुछ एग्जांपल्स और एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस। जैसे आपने देखा होगा डाइजेशन ऑफ फूड। हम लोग जो खाना खाते हैं, हमने कुछ भी एप्पल खाया, हमने कुछ भी खाना खाया, वो जो भी खाना खाते हैं वो पेट में एक जैसा नहीं रहेगा, वो डाइजेस्ट हो जाता है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट में डिकम्पोज यानी डाइजेस्ट हो जाता है, छोटे छोटे पार्ट में, डिकम्पोज नहीं मतलब ब्रेक हो जाता है, सॉरी ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो छोटे छोटे पार्ट में जब वो ब्रेक हो जाएगा तो वो डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, केमिकल चेंज है, नया सब्सटेंस बन गया, वो नया सब्सटेंस। ठीक है, वो क्या है गाइस, केमिकल चेंज है। तो डाइजेशन ऑफ फूड इज द केमिकल चेंज, क्योंकि इसमें बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स मिलते हैं आके। क्या मिलते हैं आके, एंजाइम्स मिलते हैं आके जो नया सब्सटेंस बना देते हैं। एंजाइम्स मिलते हैं आके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होती है हमारे पेट के अंदर, बायोकेमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस, जिसकी वजह से फूड डाइजेस्ट होता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया केमिकल चेंज का, डाइजेशन ऑफ फूड। सेकेंड होता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट, यानी जितने भी आप फ्रूट देखते हो, आपने देखा होगा एप्पल को, आपने देखा होगा मैंगो को, आपने देखा होगा टोमेटो को, टमाटर को, तो पहले वो हरे होते हैं, हरे होते हैं, फिर धीरे धीरे उनका कलर चेंज होने लग जाता है, कलर चेंज होते होते वो लाल हो जाते हैं, है ना। तो हम कहते हैं कि ये फ्रूट, ये राइप हो गए, ये पक गए। आपने हरा केला देखा होगा, फिर वो पकते पकते पीला येलो कलर का हो जाता है। क्लियर। तो जो राइपनिंग है ना फ्रूट की, वो भी केमिकल चेंज है, क्योंकि लाल टमाटर से वापस आप हरा टमाटर नहीं बना सकते जो पहले था, या फिर येलो जो पक चुका है केला, उसको वापस आप हरे केले में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट भी क्या है, केमिकल चेंज है। इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से ये पक जाते हैं, राइप हो जाते हैं। अब राइपनिंग से याद आया, एक आपसे हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जरा आंसर कीजिए। फ्रूट को राइप करने के लिए कौन सा केमिकल यूज में लाया जाता है, फ्रूट के राइपनिंग में कौन सा केमिकल यूज में लाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसिटिलीन गैस की।
H2O2, इसे हम बोलते हैं एसिटिलीन गैस। ये फ्रूट को राइप कर देती है, पका देती है। या फिर हम इसको एथिलीन भी, एक दूसरी गैस होती है एथिलीन, जिसको हम सिंपली एथीन भी बोलते हैं। तो जो एथीन गैस है, ठीक है, या एथिलीन गैस है, ये भी क्या करती है, राइप करती है C2H4। ये भी फ्रूट को राइप करने में हेल्प करती है। तो फ्रूट के राइपनिंग में एथिलीन या एथीन या एसिटिलीन का यूज किया जाता है। ये हमने आपको बता दिया। लोहे की किसी भी चीज को आप देखोगे, लोहे के किसी भी चीज को आप बरसात के मौसम में रख दीजिए खुले में, उसमें पानी भी के कांटेक्ट में भी आ रहा है, वो एयर के कांटेक्ट में भी आ रहा है, उसमें ब्राउन कलर की इस तरीके से आप देखेंगे कोटिंग चढ़ जाती है। इसी ब्राउन कलर की कोटिंग को हम रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं। ठीक है, तो जो रस्टिंग है आयरन का, ये भी आपका केमिकल चेंज है। इसके अलावा यहाँ पर जो मेडिसिन है जितनी भी आप देखेंगे, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, जो दवाइयां बनाई जाती हैं, इनका जो प्रोडक्शन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल चेंज ही किया जाता है। केमिकल चेंज ना होता तो हम दवाइयां नहीं बना पाते। तो जो मेडिसिन बनाई जाती हैं, ये सब केमिकल चेंज का यूज करके, यानी केमिकल चेंज प्रोसेस का यूज करके ही बनाई जाती हैं। ठीक है, केमिकल चेंज प्रोसेस का यूज करके क्या बनाई जाती हैं, मेडिसिन बनाई जाती हैं, दवाइयां बनाई जाती हैं। इसके अलावा प्लास्टिक, जो प्लास्टिक है ये भी केमिस्ट्री की देन है। प्लास्टिक को आजकल आपने देखा होगा, पुराने जमाने में बिल्कुल सॉफ्ट प्लास्टिक आती थी, सिंपल प्लास्टिक आती थी। आज की डेट में एक से एक मजबूत और हल्की प्लास्टिक आपको मिलेगी। प्लास्टिक की रस्सी आपको मिलेगी, ऐसी मजबूत रस्सी मिलेगी वो आप तोड़ नहीं सकते, है ना। प्लास्टिक के बर्तन आपको मिलेंगे, ऐसे प्लास्टिक के बर्तन मिलेंगे, अगर हम मेलामाइन प्लास्टिक के बर्तन को ले लें तो आप उस बर्तन को तोड़ नहीं सकते, चाहे जितना आप पटक दीजिए। ठीक है, मेलामाइन के बने होते हैं वो प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक का टाइप है एक मेलामाइन। प्लास्टिक के आजकल बहुत सारे कंटेनर यूज होते हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, एज कंपेयर टू जो पुराने जमाने में मिट्टी के बर्तन यूज होते थे। हालांकि मिट्टी के बर्तन हमारी लाइफ को लॉन्ग बनाते थे, लेकिन जो प्लास्टिक के बर्तन है वो हमारी लाइफ को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। ठीक है, तो जितनी सुविधा बढ़ रही है उसी के अकॉर्डिंग लाइफ भी कम हो रही है, याद रखिएगा। इसके अलावा डिटर्जेंट, सोप एंड डिटर्जेंट को भी केमिकल चेंज का यूज करके बनाया जाता है। जितने भी आजकल देखे होंगे, पहले जमाने में इतने अलग अलग वैरायटी के शैम्पू नहीं हुआ करते थे, अलग अलग वैरायटी के साबुन नहीं हुआ करते थे, अलग अलग वैरायटी के डिटर्जेंट नहीं हुआ करते थे। आज की डेट में आपको अलग अलग वैरायटी के सोप मिल जाएंगे, साबुन मिल जाएंगे, नहाने का अलग, कपड़े धुलने का अलग, एटसेट्रा एटसेट्रा। अलग अलग टाइप के आपको डिटर्जेंट मिल जाएंगे, जिस तरीके का आपको कपड़ा धुलना उस तरीके के डिटर्जेंट मिल जाएंगे। तो ये सब कहां से आया है, ये सब केमिकल चेंज करवा करवा के बनाया गया है, इनको प्रिपेयर किया गया है, इनको तैयार किया गया है। ठीक है ना, तो ये सब केमिकल चेंज की ही देन है। जो आपको मेडिसिन मिल रही है, जो आपको प्लास्टिक के बर्तन मिल रहे हैं, जो आपको सोप एंड डिटर्जेंट मिल रहे हैं। इवन हम पेंट की बात करें, आज की डेट में पेंट एक से एक बेहतरीन आ रहे हैं जो हमारे घरों में पेंट किए जाते हैं। पुराने जमाने में सिर्फ चूना आता था, जिसको हम सिंपली कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, चूना, जिसको बिना बुझा चूना कहते हैं, इसलिए सिंपली हम लाइम कहते हैं। ठीक है, तो उसका यूज करते थे पहले पेंटिंग में। आजकल एक से एक बेहतरीन पेंट आता है जिसको आप बिल्कुल ऐसे छुटाओ तो छुटेगा ही नहीं। तो वो भी सब क्या है, केमिकल चेंज की वजह से उसको प्रिपेयर किया गया है विद द हेल्प ऑफ केमिकल चेंज। फाइबर, आजकल फाइबर यूज हो रहे हैं, रबड़ एक से एक बेहतरीन यूज हो रही है। तो ये जितनी भी चीजें, एक्सप्लोसिव्स, एक्सप्लोसिव फ्यूल, ये सब क्या है, केमिकल चेंज की देन है। ये सब केमिकल चेंज करवा करवा के, केमिकल रिएक्शन करवा करवा के एक से एक नए नए मटेरियल तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आई होप आपको केमिकल चेंज का इंपॉर्टेंस समझ आ गया होगा। इसीलिए केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज से आपके एग्जाम में, एनडीए एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता, आप वो ये चाहते हैं कि आपको इस केमिकल और फिजिकल और केमिकल चेंज की सिंपल जनरल नॉलेज होनी जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो इसको आप सभी नोट करें, सभी स्टूडेंट जल्दी से नोट कर लें। अब देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट लिखे हुए हैं। जैसे हमने आपको बताया था यहां पर एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट, बर्निंग ऑफ एनीथिंग। हमने कहा कि किसी भी चीज को आप जला रहे हो तो हमेशा केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन,
लोहे में जंग लगना केमिकल चेंज है, फूड डाइजेस्ट होना केमिकल चेंज है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना, यानी हमारे पास मान लीजिए ये मिल्क है, दूध, इसका टेस्ट मीठा होता है, आपने देखा होगा दूध का टेस्ट अलग होता है, और जब ये कर्ड में कन्वर्ट हो जाए, दही में कन्वर्ट हो जाए तो वो खट्टा हो जाता है, वो नया सब्सटेंस बन गया, उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, मिल्क की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो मिल्क से कर्ड बनना, ये सब क्या है, केमिकल चेंज है। ये क्या है, केमिकल चेंज है। मिल्क को आपने समर के दौरान यानी गर्मियों के दौरान आपने रूम टेम्परेचर पे ऐसे छोड़ दिया, आपने देखा होगा 1-2 घंटे के लिए या फिर 1-2 दिन के लिए, जून के महीने में आप दूध को ऐसे ही छोड़ दो, वो फट जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना, केमिकल चेंज की वजह से। आयरन तवा, आयरन पैन, आयरन नेल, अगर आपने इसको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में ऐसे ही छोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, इस पर रस्टिंग लग जाएगी। ये सब केमिकल चेंजेस के एग्जांपल हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, अंगूर कैसे हो जाते हैं, किण्वन, अंगूर का किण्वन किया जाता है, तो ये भी क्या है, जिससे क्या बनाई जाती है, वाइन बनाई जाती है, वाइन बनाई जाती है। तो ये सब क्या है, केमिकल चेंज है। खाना इवन पकाना, खाना जब हम पकाते हैं ना, फूड को कुक किया जाता है, खाना को जब पकाया जाता है तो भी वो भी केमिकल चेंज होता है। फूड हमारे पेट में डाइजेस्ट, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इवन हम सांस जो लेते हैं, हम सांस लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर हम लोग ऑक्सीजन को गेन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनकी हेल्प से जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, ठीक है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं, नोट कर लो जल्दी से, ओके। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने पढ़ा होगा मैग्नीशियम रिबन के बारे में। एक मैग्नीशियम रिबन आता है, एक मैग्नीशियम एक धागा आता है, डोरी आती है, या फिर कह लो एक मैग्नीशियम का एक पत्ता आता है, ठीक है। उसको जब आप गर्म करोगे, जब उसको हम जलाएंगे, गर्म नहीं वर्न करेंगे, जब जलाएंगे तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ वो जलता है। मतलब आपने मैग्नीशियम लिया, इसको आपने जलाया, किसी भी चीज को जलाने का मतलब है ऑक्सीजन से रिएक्शन, ठीक है। तो जब ये जल जाएगा तो ये बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये 2 लगा दिया हमने इसको बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को, जो हम रिएक्शंस में बताएंगे आपको। तो मैग्नीशियम का रिबन लिया, इसको हमने वर्न किया, जलाया, जलाओगे तो ये राख में कन्वर्ट हो जाएगा, राख में कन्वर्ट हो जाएगा, उस राख का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहां पर एक पॉइंट और याद रखना, जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है, एकदम चमकदार लौ के साथ जलता है, ठीक है। It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर जो व्हाइट डेजलिंग व्हाइट फ्लेम है, ये मैग्नीशियम और हवा में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन, उनके बीच में जो रिएक्शन उसकी वजह से होती है, ठीक है, क्लियर। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन फॉलोइंग चेंजेस में अकर। अब ध्यान, एक लास्ट पॉइंट याद रखना है कि जब भी केमिकल चेंज होता है तो नया सब्सटेंस तो बनता ही बनता है। जब भी केमिकल चेंज होता है तो नया सब्सटेंस तो बनता ही बनता है, एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस बनते हैं। सब्सटेंसेस के साथ साथ कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे स्टेट में चेंज हो सकता है, मतलब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में, या लिक्विड से गैस में, या फिर सॉलिड से गैस में, ऐसी स्टेट में भी चेंज हो सकता है। या फिर स्मेल चेंज हो सकती है, कलर चेंज हो सकता है। यानी जब भी केमिकल चेंज हो रहा है तो केमिकल चेंज के दौरान न्यू सब्सटेंस तो फॉर्म होगा 100%, एक या एक से ज्यादा, 1 और मोर न्यू सब्सटेंस तो फॉर्म होंगे, वो तो 100% है। लेकिन साथ साथ में कलर चेंज हो सकता है सब्सटेंस का, स्मेल चेंज हो सकती है सब्सटेंस की, और उसकी स्टेट चेंज हो सकती है, या कोई गैस इवॉल्व हो सकती है, कोई गैस इवॉल्व हो सकती है, ठीक है, क्लियर हुआ ये। या फिर टेम्परेचर में चेंज आ सकता है किसी मटेरियल के, जैसे आप चूने को जब पानी में डालोगे, जो चूना होता है ना, जिसको हम लाइम कहते हैं, जब आप उसको पानी में फूलने के लिए डालोगे तो वो गर्म हो जाता है, देखना कभी भी, क्योंकि हीट निकलती है। चूने को पानी में डालोगे, लाइम जब वाटर से रिएक्शन करता है तो हीट प्रोड्यूस करता है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है, उसको कभी भी चेक करके देख लेना। तो
जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो न्यू सब्सटेंस तो फॉर्म होता ही है, साथ साथ में हो सकता है टेम्परेचर में भी चेंज आ जाए या साउंड प्रोड्यूस हो जाए। साउंड कब प्रोड्यूस होता है? जैसे जो फायर क्रैकर्स होते हैं, दीपावली पे जब हम पटाखे चलाते हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, बहुत तेजी से साउंड होता है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो मेरे ख्याल से गाइज आप सभी को समझ आ गया होगा, हमने यहाँ पर जितने भी आपको पॉइंट समझाए हैं उसकी यहाँ पर हमने फिजिकल और केमिकल चेंज से रिलेटेड समरी दे दी है। तो फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं वो यहाँ पर आपको हमने समराइज कर दिया है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को आज के लेक्चर में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, और उसके बहुत सारे जो हमने एग्जाम्पल बताए हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। कीप इम्बाइबिंग एंड वी बिलीव इन यू। Keep imbibing. We believe in you.